अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था रिलेशनल डाटा मॉडल और हमने ये देखा था कि जो ईआर डायग्राम्स या इनहैंस्ड ईआर डायग्राम्स को हम यूज़ करके कंसेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, उसको हम जब इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप में लेके जाते हैं, तो उसके लिए हम कोई डाटा मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमें हेल्प करता है। और उसमें जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है दैट इज़ रिलेशनल डाटा मॉडल। तो उसी लेक्चर को उसी हवाले से रिलेशनल डाटा मॉडल को ही हम इस लेक्चर के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर जो है वो कंस्ट्रेंट्स किस तरह के होते हैं एंड रिलेशनल डेटाबेस स्कीमास जो हैं वो क्या होता है बेसिकली। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हम देखेंगे दैट इज़ अपडेट ऑपरेशंस एंड डीलिंग विद कंस्ट्रेंट वायोलेशंस। है। किस तरह से हम जो ऑपरेशंस हैं डिफरेंट और उसमें जो कंस्ट्रेंट की वायलेशंस होती हैं उनको किस तरह से जो रिलेशनल मॉडल है उसके अंदर किस तरह से हैंडल किया जाता है। कंस्ट्रेंट्स जो हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दे आर बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डाटा और ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं दे एक्चुअली डिटरमाइन व्हिच वैल्यूज आर परमिसिबल एंड व्हिच आर नॉट इन द डेटाबेस। यानी कि किस तरह की वैल्यूज जो हैं वो डेटाबेस में आ सकती हैं डिफरेंट रिलेशंस के अंदर, ट्यूपल्स के अंदर, और किस तरह की वैल्यूज जो हैं वो अलाउड नहीं है। ठीक है। 3 मेन टाइप्स होती हैं कंस्ट्रेंट्स की। एक तो इन्हेरेंट और इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। दूसरे नंबर पे स्कीमा बेस्ड या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स उन्हें हम कहते हैं। और थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन बेस्ड और सिमेंटिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इन्हेरेंट और इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि डाटा मॉडल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कुछ जो रिलेशनल डाटा मॉडल है उसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि रिलेशनल मॉडल डज नॉट अलो अ लिस्ट एज अ वैल्यू फॉर एनी एट्रीब्यूट। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो एटॉमिक होगी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है रिलेशनल मॉडल की। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंस्ट्रेंट है जो कि डाटा मॉडल जो है वो इम्प्लिसिटली जो है वो एनफोर्स करता है। ठीक है, यानी हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी एट्रीब्यूट की के अंदर एक ट्यूपल के अंदर एक रो के अंदर जो है एक्चुअली एक से ज़्यादा वैल्यूज जो हैं वो उसमें हम स्टोर करवा सकें, सेव करवा सकें। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनल मॉडल के अंदर नहीं है। दूसरी तरह के जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे आर बेसिकली स्कीमा बेस्ड और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स। ये इस तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि जब स्कीमा डेवलप किया जाता है, ठीक है? स्कीमा जो है डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया जाता है, उस वक़्त ये जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं अ, जो कि डेटाबेस डिज़ाइनर जो है एक्चुअली करता है। ठीक है? जैसे कि मैक्स कार्डिनैलिटी रेशियो है, हमने ईआर डायग्राम्स के अंदर भी देखा कि कितने वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप और इस तरह की जो रिलेशनशिप्स के ऊपर जो कार्डिनैलिटी के कंस्ट्रेंट्स थे, वो हम स्कीमा बेस्ड या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। तीसरी तरह के जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड और सिमेंटिक कंस्ट्रेंट्स। ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये नॉर्मली जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं जो कि किसी बिजनेस रूल के हवाले से जो हैं वो होते हैं। इसकी एग्जांपल अभी हम आगे चल के देखते हैं। ये 3 तरह के जो हैं कंस्ट्रेंट्स नॉर्मली जो है वो होते हैं जो डाटा के ऊपर हम अप्लाई करते हैं या डाटाबेसेस के ऊपर जो है हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें फिर रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं, जो स्कीमा बेस्ड हमने देखा दूसरी टाइप के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उन्हीं में आगे फर्दर अगर उसको एक्सपेंड करें तो उसमें रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। ठीक है? ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये ऐसी कंडीशंस होती हैं दैट मस्ट होल्ड ऑन ऑल वैलिड रिलेशन स्टेट्स। ठीक है? इसमें 3 तरह के मेन जो हैं वो 3 तरह की आ जाती हैं कंस्ट्रेंट्स, जिसमें एक एक्सप्लिसिट स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट यानी एक्सप्लिसिट स्कीमा बेस्ड जो है, उसके अंदर आगे फर्दर जो है वो 3 जो है 3 तरह के कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। जिसमें पहला जो है वो की कंस्ट्रेंट है, दूसरा जो है वो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है और तीसरा जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। ठीक है? और इसी तरह से
स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट के अंदर जो है वो डोमेन कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं, ठीक है? और डोमेन कंस्ट्रेंट जो है उसका ये मतलब है कि एवरी वैल्यू इन अ ट्यूपल मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट, ठीक है? हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट क्या होती है, ठीक है? मैंने ये आपको बताया था कि आप सिंपली उसको समझ सकते हैं इस तरह से कि जो एट्रीब्यूट की जैसे आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें जैसे उसकी डाटा टाइप होती है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डोमेन का है, ठीक है? तो डोमेन कंस्ट्रेंट का आइडिया ये है कि एक कॉलम के अंदर जब हम एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर देते हैं एज अ कॉलम, तो उसके अंदर उसी तरह का डाटा फिर आ सकता है। यानी अगर हमने डेट स्पेसिफाई किया हुआ है उसकी डोमेन, तो फिर वो उसमें डेट टाइप का डाटा ही आएगा, ठीक है? अगर हमने स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया हुआ है, तो स्ट्रिंग टाइप का डाटा आएगा। तो ये बेसिकली डोमेन कंस्ट्रेंट है उसका कि उसके अंदर उसी डोमेन में से जो है वो डाटा उस कॉलम के अंदर या उस एट्रीब्यूट के अंदर जो है वो आ सकता है। जो की कंस्ट्रेंट है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। इनको हम जो है वो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले की कंस्ट्रेंट है, ठीक है? की कंस्ट्रेंट्स जो हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है सुपर की का। सुपर की किसी रिलेशन की जो है, वो किसे हम कहते हैं, सुपर की किसी रिलेशन की जो है उसे हम बेसिकली कहते हैं इज़ अ सेट ऑफ एट्रिब्यूट एसके ऑफ आर विद द फॉलोइंग कंडीशन। बेसिकली सुपर की जो है वो 3 कंडीशंस को जो है वो सैटिस्फाई करती है, ठीक है? पहली जो कंडीशन है वो ये है कि नो टू ट्यूपल्स इन एनी वैलिड रिलेशन स्टेट विल हैव द सेम वैल्यू फॉर सुपर की, ठीक है? यानी कि सुपर की जो है वो एट्रीब्यूट्स का सेट है, ठीक है? जैसे कि स्टूडेंट है अगर, तो स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स का सेट जो कि हमेशा अगर 2 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस के अंदर, तो दोनों स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है, वो कभी भी उन एट्रीब्यूट्स की सेम नहीं आ सकती। ठीक है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है? तो इसी तरह से और एट्रीब्यूट्स भी उसके साथ अगर मिल जाएँ, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स मिलके भी जो हैं, वो स्टूडेंट्स को अलहदा से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट जो है, एक ट्यूपल के अंदर अलहदा स्टूडेंट की वैल्यूज़ पड़ी होंगी, दूसरे ट्यूपल में अलहदा वैल्यूज़ पड़ी होंगी, ठीक है? सो अ, जितनी भी सुपर की के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, अगर लेट्स से हमारे 2 ट्यूपल्स हैं T1 और T2 या 2 रोज़ हम उसे कह लें सिंपली, तो उसमें जो T1 के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, अगर उसकी वैल्यूज़ को देखा जाए और T2 के उन्हीं एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को देखा जाए, तो वो इक्वल नहीं होंगे। ये बेसिकली आइडिया है सुपर की का। और ये जो कंडीशन है, ये होल्ड होनी चाहिए फॉर एनी वैलिड स्टेट, ठीक है? तो वैलिड स्टेट तभी होगी अगर ये सुपर की जो है, ये इसकी कंडीशन जो है वो होल्ड करती है, ठीक है? सुपर की से जो है फर्दर कॉन्सेप्ट आता है की का, की ऑफ अ रिलेशन आर, ठीक है? की जो है दैट इज़ बेसिकली अ मिनिमल सुपर की, ठीक है? यानी कि सुपर की तो ऐसा एट्रीब्यूट्स का सेट है जो इकट्ठे जो है वो डिफरेंशिएट करता है ट्यूपल 1 को ट्यूपल 2 से या 2 रोज़ को आपस में। लेकिन की जो है उसमें उन सारे एट्रीब्यूट्स में से वो मिनिमम एट्रीब्यूट जो कि बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 टेबल की या रिलेशन के 2 ट्यूपल्स को या टेबल की 2 रोज़ को, ठीक है? मिनिमम, ठीक है? तो मिनिमम सुपर की जो होती है उसे हम की कहते हैं, ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि अ की इज़ अ सुपर की K such that removal of any attribute from K results in a set of attributes that is not a super key, ठीक है? यानी कि अगर हमारे पास 5 एट्रीब्यूट हैं और उनको मिला के हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन 2 रोज़ ऑफ डाटा या 2 ट्यूपल्स और उसमें से हम फिर एट्रीब्यूट्स कुछ निकाल देते हैं और फिर 2 एट्रीब्यूट्स एंड पे सिर्फ रह जाते हैं और उन 2 एट्रीब्यूट से वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही हैं रोज़, ठीक है? तो इट मीन्स कि वो 2 जो हैं अब उन 2 एट्रीब्यूट से लेट्स से अगर आइडेंटिफ़ाई होती हैं, तो उसमें से फर्दर हम नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो ये मिनिमल सुपर की है हमारी। ये जो मिनिमल सुपर की है इसे हम सिंपली की भी कहते हैं, ठीक है? और हम ये कह सकते हैं कि अ की इज़ अ सुपर की बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि एक की जो है हमेशा सुपर की होती है, लेकिन सुपर की ज़रूरी नहीं है कि वो की हो, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जिनको हम बाद में निकाल सकते हैं और फिर भी हम
बाकी जो सेट बचे उससे भी डिफरेंट ट्यूपल्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं डिस्टिंक्टली, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि लेट्स से कंसीडर द कार रिलेशन स्कीमा। लेट्स से हमें कार की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करनी है जिसमें स्टेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सीरियल नंबर है, मेक है, मॉडल है और ईयर है। ठीक है? अब ये जो कार है इसमें 2 जो हैं वो कीज़ हो सकती हैं। यानी कि स्टेट और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, वो मिलके भी जो है वो उसको 2 कार्स की इन्फॉर्मेशन को अलहदा जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकती हैं। और दूसरी जो की है वो सीरियल नंबर भी हो सकता है क्योंकि सीरियल नंबर भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि सारी कार्स की इन्फॉर्मेशन को अलहदा-अलहदा जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो दोनों जो हैं वो सुपर की हैं, ठीक है? लेकिन और की भी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सीरियल नंबर और मेक जो है, वो भी की है। सीरियल नंबर और मेक एक सुपर की तो है, क्योंकि सीरियल नंबर अगर किसी भी एट्रिब्यूट के साथ जॉइन हो जाए, मिल जाए, तो वो एट्रिब्यूट्स मिलके भी उस किसी एक कार की इन्फॉर्मेशन को अलग जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। कि ये अलग कार है, ये दूसरा आता है, तो उसका भी सीरियल नंबर और माइक क्योंकि सीरियल नंबर डिफरेंट होता जाएगा ना सबका। तो ये सुपर की तो बन रही है, लेकिन ये मिनिमल सुपर की नहीं है, इसलिए इसे हम की नहीं कहेंगे। ठीक है? सो अगेन अ की इज़ अ सुपर की, ठीक है? लेकिन सुपर की हमेशा की नहीं होती। अ सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स दैट इंक्लूड्स अ की इज़ अ सुपर की, ठीक है? अब जहाँ पे भी की आ जाएगी, जिस भी सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स के अंदर उसे हम सुपर की कह सकते हैं। और अ मिनिमल सुपर की इज़ आल्सो अ की, ठीक है? तो ये तो हमारा की जो है उसका कांसेप्ट है। तो की कंस्ट्रेंट्स जो हैं, वो हम कैसे जो हैं डिफ़ाइन करते हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। लेकिन उससे पहले कैंडिडेट कीज़ का कॉन्सेप्ट है। इफ अ रिलेशन हैज़ सेवरल कैंडिडेट कीज़, वन इज़ चोज़न आर्बिट्रेरीली टू बी अ प्राइमरी की। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल कीज़ हैं, तो उसे हम कहेंगे कि हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज़ हैं। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि कार की जो इन्फॉर्मेशन है, वो सीरियल नंबर से भी आइडेंटिफ़ाई होती है और स्टेट से या उसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनको मिला के भी आइडेंटिफ़ाई होती है। तो उसमें 2 कैंडिडेट कीज़ थी। उसमें से जो एक कोई भी एक की है, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एज़ अ प्राइमरी की, ठीक है? प्राइमरी की जो है, उसे हम रिलेशनल मॉडल के अंदर अंडरलाइन से शो करते हैं। ठीक है? यानी कि अगर हम कार का जो है वो स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं और कार का स्कीमा जो है वो हम इस तरह से स्टेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, मेक, मॉडल और ईयर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं और सीरियल नंबर को हम डेज़िग्नेट कर देते हैं कि ये हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है? तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है? और बेसिकली प्राइमरी की जो है उसका पर्पस क्या होता है? प्राइमरी की जो है उसका ये पर्पस होता है कि हम बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हर ट्यूपल को रिलेशन के अंदर, ठीक है? और फिर हम इसको बाद में एज़ अ रेफरेंस भी यूज़ करेंगे, जब हमने एक ट्यूपल से दूसरे ट्यूपल के दरमियान में एक रिलेशनशिप डिफाइन करना है, तो वहाँ पे भी हम ये प्राइमरी की जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? और जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 एक ऐसी की है जिसमें 2 एट्रिब्यूट्स मिला के वो की बन रही है और एक ऐसी की है, कैंडिडेट की है जो कि एक एट्रिब्यूट पे बेस करती है, तो प्रेफ़र ये किया जाता है कि एक ही एट्रिब्यूट जो है उसको ही यूज़ किया जाए प्राइमरी की डिफ़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लेट्स से अगर लाइसेंस नंबर की बेस पे उसको किया है अ लाइसेंस नंबर जो है वो हमारी प्राइमरी की है, तो हम उसको इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें वैसे 2 जो हैं मैंने आपको बताया था, आपके पास कैंडिडेट कीज़ हैं, उनमें से किसी भी एक को आप जो है वो प्राइमरी की जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्राइमरी की हमने डिफ़ाइन करनी होती है, क्योंकि उससे हमने एक तो ट्यूपल्स को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करना होता है और दूसरा हमने जो डिफरेंट रिलेशंस हैं, उनका आपस में जब रिलेशनशिप बनाएँगे, तो उसके लिए भी फिर हम जो है प्राइमरी की यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा का, ठीक है? और ये एक और चीज़ मैं लास्ट स्लाइड के अंदर इसमें आपको बता दूँ कि जो भी हमारी प्राइमरी की होगी, उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती।
ठीक है? एम्प्टी नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रेंट है जिसे एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, ठीक है? एक तो ये है कि प्राइमरी की जो है ये की कंस्ट्रेंट तो ये है कि हमारी जो की है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है? हर ट्यूपल जो है वो हमें इस चीज़ का कन्फर्म है कि कल को भी अगर डाटा इस टेबल के अंदर, इस रिलेशन के अंदर फर्दर ऐड होगा, तो कभी भी प्राइमरी की जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, ठीक है? तो ये बेसिकली प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा जो है, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा का क्या मतलब है कि हम एक सेट जो है वो डिफाइन करते हैं रिलेशन स्कीमास का, जो कि सेम डेटाबेस से बिलोंग करता है, ठीक है? एस जो है इज़ द नेम ऑफ द होल डेटाबेस स्कीमा और एस जो स्कीमा है हमारा उसमें एक तो रिलेशंस होते हैं R1 R2 अप टू Rn या हम सिंपली इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि डिफरेंट टेबल्स हमारे पास होते हैं। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो बेसिकली रिलेशंस जो हैं वो हम टेबल्स की फॉर्म में किस तरह से जब हम इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे आते हैं तो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और दूसरा हमारे पास रिलेशंस के अलावा दूसरी जो चीज़ होती है वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है? तो पूरा जो हमारा रिलेशनल स्कीमा है बेसिकली उसमें रिलेशंस भी हम डिफाइन कर रहे हैं और साथ में हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो भी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने एक डेटाबेस देखा था अपने क्लास के अंदर भी कंपनी का जो डेटाबेस था जिसमें डिफरेंट हमने ईआर डायग्राम्स के अंदर जब उसमें उसकी एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप्स जो है वो डिफाइन किए थे, उसको अगर हम रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। हर जो रिलेशन है उसका नाम आ जाता है पहले और फिर इस तरह से वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टली जो है वो एट्रीब्यूट्स के नाम आ जाते हैं, ठीक है? जैसे एम्प्लॉयी है तो उसका फर्स्ट नेम है, एमिंट है, एल नेम है, एसएसएन है, बर्थ डेट है, ये इस तरह से उसके सारे के सारे जो है वो एट्रीब्यूट्स आ जाएँगे। इसी तरह से डिपार्टमेंट है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएँगी, उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएँगे, डिपार्टमेंट लोकेशंस हैं और जो-जो फिर इसकी प्राइमरी कीज़ होंगी, उनको हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा डेटाबेस स्कीमा जो है, रिलेशनल मॉडल के अंदर हम उसको इस तरह से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको याद हो तो हमारा जो वर्क्स ऑन एक रिलेशन था जो कि हमारा एम्प्लॉयी का था और प्रोजेक्ट का था कि एक एम्प्लॉयी जो है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप भी रिलेशनल मॉडल के अंदर जो है वो एज़ अ रिलेशन जो है वो आएगा। तो ये सारे के सारे रिलेशन हैं, एम्प्लॉयी भी एक रिलेशन है, एक टेबल की फॉर्म में आएगा, डिपार्टमेंट भी एक रिलेशन है, डिपार्टमेंट लोकेशंस भी, प्रोजेक्ट भी और वर्क्स ऑन जो है वो भी एक रिलेशन है। तो ये सारे के सारे रिलेशंस हैं, इसमें फिर डाटा जो है बाद में आएगा, अभी ये डाटा अभी सिर्फ़ ये रिलेशनल स्कीमा है। अब स्टेट की आ गई बात। स्टेट जो है जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि रिलेशनल डेटाबेस जो है उसकी स्टेट जो है उसमें वो सारी की सारी उसकी जो एक स्पेसिफिक टाइम पे उसका स्नैपशॉट या उसका उस टाइम पे जो उसकी कह लें कि उसमें हर रिलेशन के अंदर जितने ट्यूपल्स पड़े हुए हैं, लेट्स से आर वन रिलेशन है तो उसमें आर वन स्मॉल आर से हम उसको डिनोट करते हैं, ट्यूपल्स पड़े हुए हैं। कैपिटल R2 है तो उसमें स्मॉल R2 जो है वो उतने ट्यूपल्स पड़े हुए हैं एंड सो ऑन। ये सारे के सारे रिलेशंस के अंदर जितना भी डाटा है और वो सारे का सारा जो है उसमें सारे के सारे जो हैं वो अ, ट्यूपल्स आ जाते हैं और उसके अलावा जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको वो ट्यूपल्स जो हैं वो सैटिस्फाई करते हैं। ये हमारी एक डेटाबेस की जो है वो स्टेट होती है, ठीक है? इसको हम स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस भी कहते हैं या इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस भी कहते हैं। और अगर तो डेटाबेस जो है वो सारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको सैटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वैलिड स्टेट में है हमारा डेटाबेस, ठीक है? और अगर वो सैटिस्फाई नहीं करता तो हम कहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो इनवैलिड स्टेट में है। अच्छा जी, इसमें हर जो रिलेशन है उसमें काफ़ी सारे ट्यूपल्स होंगे डेफ़िनेटली जब उसकी कोई भी स्टेट हम देखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स का अगर डेटा टेबल है
उसमें स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत सारे ट्यूपल्स हो सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी। और जो रिलेशनल डेटाबेस होता है का पूरे का पूरा, उसकी स्टेट किस तरह से बनती है, जो इंडिविजुअल रिलेशंस की अलग-अलग रिलेशंस की जो स्टेट है, वो मिल के जो है वो हमारे रिलेशनल डेटाबेस की स्टेट जो है वो बनाती है। और जैसे-जैसे डेटाबेस के अंदर चेंज आता जाता है, तो उसकी नई स्टेट्स जो हैं डेटाबेस की वो बनती जाती हैं। डेटाबेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है। बेसिक कुछ ऑपरेशंस जो कि डेटाबेस पे परफॉर्म किए जाते हैं उसमें इंसर्ट का ऑपरेशन है जिसमें हम एक लेट्स से ट्यूपल एक नया ट्यूपल जो है वो एक रिलेशन के अंदर ऐड करते हैं। डिलीट का ऑपरेशन है जिसमें हम एग्जिस्टिंग ट्यूपल जो है उसको रिमूव करते हैं रिलेशन में से। और इसी तरह से मॉडिफाई है जिसमें कि हम एट्रीब्यूट जो है उनको बेसिकली मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक स्टेट देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी डेटाबेस की, ठीक है? ये एक स्टेट इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एम्प्लॉयी का एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो कुछ डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है। इसी तरह से डिपार्टमेंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, डिपार्टमेंट लोकेशंस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट के अंदर, डिपेंडेंट्स के अंदर और इसी तरह से वर्क्स ऑन जो रिलेशन है उसके अंदर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो ये एक स्पेसिफिक स्टेट है, स्टेट ऑफ द डेटाबेस। अच्छा, एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होता है? एंटिटी इंटेग्रिटी बेसिकली जो है दैट इज़ वो ये चीज़ एनफोर्स करता है कि द प्राइमरी की एट्रीब्यूट या जिसे पीके भी कहते हैं ऑफ ईच रिलेशन स्कीमा आर इन एस कैन नॉट हैव नल वैल्यूज इन एनी ऑफ ट्यूपल ऑफ आर आर। ठीक है? कहने का मकसद ये है कि प्राइमरी की जो है वो नल नहीं हो सकती, इसे हम एंटिटी इंटेग्रिटी कहते हैं। ठीक है? This is because primary key values are used to identify the individual tuples। ठीक है? तो अगर नल होगी तो डेफिनेटली फिर हमें मसला होगा बाद में क्योंकि हमने प्राइमरी की डिफाइन की हुई है एक ऐसी यूनिक एट्रीब्यूट जो कि जिसमें एक तो वैल्यूज जो है वो यूनिक होगी, दूसरे नंबर पे उसमें नल जो है वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और अगर प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट बनी हुई है यानी कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मिला के एक प्राइमरी की बनी हुई है, तो फिर उसके किसी भी एट्रीब्यूट में जो है वो नल की वैल्यू नहीं आ सकती। इसे हम कहते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी। ठीक है? और इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो बाकी ये तो प्राइमरी की के लिए है, लेकिन नॉट नल का जो कंस्ट्रेंट है, नॉट नल, ये बाकी एट्रीब्यूट्स पे भी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है? तो ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? अ, एक ऐसा कंस्ट्रेंट जिसमें 2 रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कंस्ट्रेंट इन्वॉल्विंग 2 रिलेशंस। ठीक है? पहले जो हमने देखे वो उसमें एक ही सिंगल रिलेशन पे वो अप्लाई हो रही थी चीज़ें। ठीक है? अब इसमें 2 रिलेशंस आ गए। ठीक है? यूज्ड टू स्पेसिफाई अ रिलेशनशिप अमंग ट्यूपल्स इन 2 रिलेशंस। इसमें एक तो रेफरेंसिंग रिलेशन होता है, ठीक है? जो कि रेफरेंस कर रहा होता है और दूसरा जो है वो रेफरेंस्ड रिलेशन होता है, जिससे कि रेफरेंस किया जा रहा होता है, ठीक है? तो रेफरेंसिंग और रेफरेंस 2 तरह के रिलेशन जो हैं वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आते हैं और इसमें बेसिकली जो ट्यूपल्स हैं रेफरेंसिंग रिलेशन के अंदर, उसमें एक फॉरेन की का कांसेप्ट होता है। एक एट्रिब्यूट है होगा, उसको हम डेज़िग्नेट कर देंगे एज़ फॉरेन की, ठीक है? से हम कहेंगे कि ये फॉरेन की है और फॉरेन की जो है बेसिकली वो रेफरेंस करती है प्राइमरी की एट्रीब्यूट को किसी दूसरे रिलेशन की जिससे कि हम रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि ट्यूपल T1 इन R1 इज सेड टू रेफरेंस ट्यूपल T2 इन R2 इफ T1 Fk इज इक्वल टू T2 Pk। यानी कि जो ट्यूपल 1 का जो T1 है उसकी जो फॉरेन की है वो एक्चुअली रेफर कर रही है T2 की प्राइमरी की को। ठीक है? A referential integrity constraint can be displayed in a relational database schema as a directed arc from R1 foreign key to R2। इसमें statement of the constraint, the value in the foreign key column
of the referencing relation R1 can be either a value of an existing primary key value of a corresponding primary key in the reference relation or null. ठीक है, यानी कि जो रेफरेंस कर रहा है टेबल, ठीक है, उसकी उसकी जो वैल्यू है उस कॉलम की, उस एट्रीब्यूट की जो कि फॉरेन की ने स्पेसिफाई की हुई है, वो या तो वो जो रेफरेंस्ड रिलेशन है उसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी या वो नल होगी। ठीक है, आइडिया इसमें ये है कि लेट्स से एक एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप है और एम्प्लॉय जो है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है। तो एम्प्लॉय के अंदर हम एम्प्लॉय के रिलेशन के अंदर हम एक की डिफाइन करेंगे डिपार्टमेंट नंबर की, उसे हम कहेंगे फॉरेन की। ठीक है, और डिपार्टमेंट का जो रिलेशन है उसमें वो की जो है वो प्राइमरी की होगी, डिपार्टमेंट नंबर। अब हम जो एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय का रिलेशन है, उसके अंदर वो की जो है वो या तो अ, हम उसमें ऐड करेंगे वो वाला डिपार्टमेंट जो कि एक्चुअली डिपार्टमेंट वाले रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और या हम उसको इनिशियली नल भी छोड़ सकते हैं अगर ये कंपनी हमें रूल बताती है जिसके लिए हम ये डेटाबेस बना रहे हैं कि आप एक एम्प्लॉई हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर ना आता हो, या हो सकता है कि अभी नया 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 एम्प्लॉई आया है, तो अभी उसकी इन्फॉर्मेशन तो ऐड हो गई है लेकिन उसको डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी हम नल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। So the foreign key in R1 should not be part of its own primary key. ठीक है? तो इम्पोर्टेंट ये है अगेन यहाँ पे एंटिटी इंटेग्रिटी वाला कंस्ट्रेंट ही आ रहा है जो हमने पहले भी देखा था कि अगर जो फॉरेन की है वो पार्ट है अपने रिलेशन की प्राइमरी की का, तो वो नल नहीं आ सकती क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में भी ये डिस्कस किया कि प्राइमरी की जो है उसके अंदर नल नहीं आ सकता। अगर वो एक एट्रीब्यूट पे बेस करती है फिर भी नहीं आ सकता, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे बेस करती है फिर भी उसमें नल नहीं आ सकता। अच्छा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें एरोज़ जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनको रिलेशनल स्कीमा के अंदर इस तरह से शो किया जाता है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा पहला जो रिलेशन है एम्प्लॉय का, उसमें सुपर एसएसएन जो है दैट इज़ बेसिकली रेफरेंसिंग एसएसएन, ठीक है? और इसी तरह से डी नंबर जो है डिपार्टमेंट नंबर, वो डिपार्टमेंट के रिलेशन को रेफर कर रहा है, ठीक है? और इसी तरह से जो डिपार्टमेंट है उसमें डिपार्टमेंट लोकेशन वाला रिलेशन जो है वो भी डिपार्टमेंट नंबर को रेफर कर रहा है, ठीक है? तो ये सारे के सारे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि एरोज़ की फॉर्म में जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके बाद जो दूसरी तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें हम सिमेंटिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है? जो कि तीसरी तरह के जो हमने स्टार्ट में देखा था, तीसरी तरह के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिन्हें हम बिज़नेस रूल्स भी कहते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉयी जो है वो मैक्सिमम 56 आवर्स 1 वीक के अंदर जो है वो काम कर सकता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये इस तरह का रूल है, ये नॉर्मली डेटाबेसेस के अंदर जो है वो नहीं स्पेसिफाई किया जाता। डेटाबेसेस के अंदर भी अब ऑप्शन है जैसे क्रिएट ट्रिगर या क्रिएट असर्शन की ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल हैं डेटाबेसेस के अंदर जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो है ये स्पेसिफाई किया जाता है प्रोग्राम प्रोग्राम एप्लीकेशंस के अंदर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर जो कि एक्चुअली डेटाबेस को एक्सेस करते हैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और जो कीज़ हैं नल वैल्यूज़ कहाँ पे आ सकती हैं, कहाँ पे नहीं आ सकती, कैंडिडेट कीज़ या यूनिक जो हैं वो कीज़ कौन-कौन सी होती हैं, फॉरेन कीज़, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये सारे के सारे क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट जो है सीक्वल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, उसमें जो है ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट जो हैं ये स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। ये हम एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ये देखेंगे कि क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट क्या होती है सीक्वल के अंदर और उसके अंदर ये डिफरेंट तरह के जो कंस्ट्रेंट हैं, ये कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं। अच्छा, अपडेट ऑपरेशंस जो हैं वो रिलेशंस पे कौन-कौन से होते हैं? इंसर्ट ट्यूपल जो है या तो हम एक ट्यूपल इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। और इन तीनों तरह के ऑपरेशंस पे जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, ठीक है? और ये चीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है।
जब हम स्टार्ट पे बता देते हैं जब हम डेटाबेस डिज़ाइनर जो है, जब वो डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा होता है, स्कीमा डिज़ाइन कर रहा होता है, वो बता देता है कि इस स्पेसिफिक केस में ये रूल अप्लाई होना है। तो वो रूल्स जो हैं, वो फिर वायलेट नहीं कर सकते। जो भी डाटा के अंदर जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा आ रहा है, वो उस उन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है? और उसमें होता ये है कि या तो कुछ अगर वायलेट कर रहे हो तो या तो उसको उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है या वो रिक्वेस्ट है वो प्रोपेगेट करती है दूसरे रिलेशंस के साथ की तरफ जो कि उस मेन रिलेशन से जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके साथ लिंक्ड है या उस पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई हुए हुए हैं। ठीक है? अ, इसमें 3 तरह की जो है ना वो 3-4 तरह की जो है पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है? इसमें पहली तो ऑप्शन ये है कि कैंसल द ऑपरेशन दैट कॉजेज़ द वायलेशन। इसमें रिस्ट्रिक्ट या रिजेक्ट ऑप्शन इसको कहते हैं हम। यानी कि अगर कोई कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है, तो वो ऑपरेशन जो है वो वाला ऑपरेशन परफ़ॉर्म ही ना किया जाए। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि परफॉर्म द ऑपरेशन बट इन्फॉर्म द यूज़र ऑफ द वायलेशन कि ऑपरेशन परफॉर्म तो कर दो लेकिन जो यूज़र है उसको बता दो, उसको इन्फॉर्म कर दो कि ये जो है रूल ये जो कंस्ट्रेंट है ये वायलेट हो रहा है। इसके अलावा ये हो सकता है कि ट्रिगर एडिशनल अपडेट्स सो द वायलेशन इज़ करेक्टेड यानी कैस्केड ऑप्शन है या सेट नल ऑप्शन है। तो इस तरह की ऑप्शंस भी जो हैं वो इसमें यूज़ की जा सकती हैं। और फाइनली ये है कि एग्ज़ीक्यूट अ यूज़र स्पेसिफाइड एरर करेक्शन रूटीन कि एक यूज़र ने एक एरर करेक्शन रूटीन जो है वो खुद से कोड लिखा हुआ है उसका, जब ये वायलेशन हो कंस्ट्रेंट की तो उस पे ये वाली जो रूटीन है ये ऑटोमेटिकली एरर को करेक्ट कर दे। तो ये चीज़ भी मेंशन की जा सकती है। तो कंस्ट्रेंट्स जब भी वायलेट होते हैं तो ये डिफरेंट तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसमें लेट्स से इनको फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं वायलेशंस को, पॉसिबल वायलेशंस फॉर ईच ऑपरेशन। इंसर्ट में वायोलेट एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। इंसर्ट जो है इंसर्ट ऑपरेशन मैंने आपको बताया 3 तरह के मेन ऑपरेशन है इंसर्ट डिलीट और अपडेट। इंसर्ट जो है इंसर्ट ऑपरेशन जो है उसके अंदर डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो वायोलेट हो सकते हैं। जैसे कि डोमेन कंस्ट्रेंट है, ठीक है? यानी कि इंसर्ट करते वक़्त आपने डाटा लेट्स से डेट है एक कॉलम के अंदर एट्रिब्यूट जो है उसकी डोमेन जो है वो डेट। लेकिन आप उसमें डेट की बजाय स्ट्रिंग अगर जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो उसपे वो कंस्ट्रेंट वायोलेट होगा और वो आपको सिस्टम जो है वो अलो नहीं करेगा। इसी तरह से की कंस्ट्रेंट है अगर की कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ट्यूपल है पहले से उस रिलेशन के अंदर, जैसे आपने डिपार्टमेंट का लेट्स से रिलेशन है और उसमें जो है टू की के साथ एक डिपार्टमेंट पहले से है और आप एक नया डिपार्टमेंट जो है उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जो है की वैल्यू भी 2 है, तो वो की कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट होगा और वो आपको अलो नहीं करेगा या जो भी आप स्पेसिफाई किया होगा आपने कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये यहाँ पे भी एक्चुअली की कंस्ट्रेंट की वायलेशन हो रही है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो कैसे वायलेट होता है? अगर एक फॉरेन की वैल्यू जो है एक न्यू ट्यूपल के अंदर वो एक प्राइमरी की को रेफर करती है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि मैं एम्प्लॉई के रिलेशन के अंदर एक नए एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ डिपार्टमेंट नंबर 10 के साथ और डिपार्टमेंट नंबर 10 जो है वो डिपार्टमेंट के रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है ये वायलेट हो रहा है। फाइनली एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कब वायलेट होता है? अगर प्राइमरी की वैल्यू जो है वो नल है किसी भी नए आने वाले ट्यूपल के अंदर, क्योंकि हम इंसर्ट की वायलेशंस देख रहे हैं। जब एक नया ट्यूपल इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं हम और प्राइमरी की जो है वो नल है, तो एंटिटी इंटीग्रिटी जो कंस्ट्रेंट है उसकी वायलेशन होती है।
ये तो इंसर्ट के हवाले से थी, इसी तरह से डिलीट के हवाले से वायलेशंस हैं। डिलीट की वायलेशंस जो हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे किस तरह से हो सकती हैं? इस तरह से हो सकती हैं कि आप प्राइमरी की वाली वैल्यू जो है, ट्यूपल जो है उसको डिलीट करते हैं, ठीक है? यानी कि लेट्स से आप डिपार्टमेंट एक डिलीट करने की कोशिश करते हैं, न डिपार्टमेंट के रिलेशन में से, और उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। तो उन एम्प्लॉइज़ का या उन प्रोजेक्ट्स का जो है वो क्या होगा? क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स का अपना एक अलहदा से रिलेशन है, एम्प्लॉइज़ का एक अलहदा से रिलेशन है और उनके आपस में जो है वो रिलेशनशिप है, ठीक है? तो अगर आप डिपार्टमेंट को डिलीट करेंगे तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। पहला तो आप ये कर सकते हैं कि रेस्ट्रिक्ट, और ये ऑप्शंस जो है जब हम एक स्कीमा क्रिएट करते हैं डेटाबेस का, तो वहाँ पे हम ये जो रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसके साथ ही या कंस्ट्रेंट जब हम स्पेसिफाई करते हैं, तो वहाँ पे हम ये बता देते हैं कि अ, इसमें किस तरह से वायलेशन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? रिस्ट्रिक्ट का ये मतलब है कि रिजेक्ट कर दिया जाए डिलीशन की रिक्वेस्ट को। जो यूज़र ने कहा कि डिपार्टमेंट को डिलीट कर दो, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए उसकी रिक्वेस्ट को। दूसरा है कैस्केड ऑप्शन। कैस्केड ऑप्शन का ये मतलब है कि प्रोपेगेट द न्यू प्राइमरी की वैल्यू इनटू द फॉरेन कीज़ ऑफ द रेफरेंसिंग ट्यूपल्स, ठीक है? यानी कि कैस्केड में ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट जो है आपने एक डिलीट किया और उसके अंडर जो भी एम्प्लॉइज़ आ रहे थे, ठीक है? ये रीज़नेबल तो नहीं बनता, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि कैस्केड जो है वो कैसे काम करता है, कि एक डिपार्टमेंट को अगर डिलीट किया तो उससे रिलेटेड जो बाकी जहाँ-जहाँ पे भी वो एज़ अ फॉरेन की यूज़ हो रही हैं, उसकी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, उन ट्यूपल्स को भी जो है वो डिलीट कर दिया जाए। ये कैस्केड ऑप्शन है। इसी तरह से सेट नल है, सेट नल के अंदर क्या है कि फॉरेन की जो है उसको नल सेट कर दिया जाए, ठीक है? यानी कि डिपार्टमेंट की ही अगर बात करें, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयी का जो रिलेशन है और हम एक डिपार्टमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्कीमा क्रिएशन, कि जब भी डिपार्टमेंट में जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट की कोई भी ट्यूपल जो है वो उसको हम डिलीट करेंगे, तो उस डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है, वहाँ पे नल सेट हो जाए। तो इस तरह से भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी ऑप्शन जो है वो जब डेटाबेस हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। इसी तरह से थर्ड नंबर पे आ जाता है अपडेट, ठीक है? अपडेट में वायलेट डोमेन कंस्ट्रेंट्स एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑन एन एट्रीब्यूट बीइंग मॉडिफाइड। डोमेन कंस्ट्रेंट को भी अपडेट जो है वो अफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि डोमेन कंस्ट्रेंट अगर हमने स्पेसिफ़ाई किया हुआ है कि वहाँ पे इंटीजर आएगा उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में, और अपडेट करते हुए हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे, तो डोमेन कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर नॉट नल है, ठीक है? और हम कोई ऐसा हमने किसी एट्रीब्यूट पे सेट किया हुआ है कि इसमें नॉट नल आना चाहिए, यानी कि नल नहीं आ सकता, और हम अपडेट करते हुए उस ट्यूपल के अंदर नल की वैल्यू को स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे भी जो है वो वायलेशन होगी, और उस पे हम स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं कि इसको अलो करना है या नहीं करना। Any of the other constraints may also be violated depending upon the attribute being updated। तो ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि किस एट्रीब्यूट को आप अपडेट कर रहे हैं। यानी कि लेट्स से अगर आप प्राइमरी की को अपडेट करते हैं, ठीक है? तो अब इसमें तो बड़ा मसला होगा, क्योंकि देखें जैसे हमने देखा कि डिलीट हम कर देते हैं प्राइमरी की वाले ट्यूपल को, तो जहाँ पे वो एज़ अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हमने क्या डिसीज़न लेना है? जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि डिलीट आप अपडेट करते डिलीट करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि उसको या कैस्केड कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, या उसमें नल सेट कर दें, तो ये वही काम हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर हम फॉरेन की को अपडेट कर रहे हैं, तो फिर भी वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट कर सकती है। यानी कि फॉरेन की को अपडेट करने का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयी के टेबल के अंदर, एम्प्लॉयी के रिलेशन के अंदर हम डिपार्टमेंट नंबर जो है उसका, वो अपडेट कर देते हैं। वो फॉरेन की है ना उसके अंदर, तो उसको हम 10 सेट कर देते हैं, और वो जो 10 है वो एक्चुअली डिपार्टमेंट के रिलेशन में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ठीक है? तो उस केस के अंदर क्या होगा?
उस केस के अंदर फिर जो है फॉरेन की जो है वो सेट तो हो जाएगी, लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है ना, वो वायलेट होगा। ठीक है? अ, और नॉर्मली अगर आप ऑर्डिनरी एट्रीब्यूट जो है उसको अपडेट करते हैं, जो कि ना कि प्राइमरी की है, ना ही फॉरेन की है, तो नॉर्मली उसमें जो है सिर्फ़ डोमेन कंस्ट्रेंट्स ही जो है वो वायलेट होते हैं। बाकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं एंटिटी इंटीग्रिटी या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, वो वायलेट नहीं होते। ठीक है? ये हमारा जो था डिस्कशन थी कुछ रिलेशनल मॉडल के कंस्ट्रेंट्स के हवाले से। हमने देखा कि डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, की कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, एंटिटी कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। और हमने फिर देखा कि इस पे डिफरेंट तरह के इंसर्शन और अपडेशन, डिलीशन वगैरह जो है, वो जब परफ़ॉर्म किए जाते हैं तो उसमें कैसे कंस्ट्रेंट्स की वायलेशंस होती हैं और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक जो हमारी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है या एसक्यूएल है, उसके अंदर हम ये जो हमारा रिलेशनल मॉडल है उसके स्कीमास को कैसे डिफाइन करते हैं और उस पे बेसिक जो हमारे डाटा रिट्रीवल का स्टेप है, डाटा को हमने व्यू करना है या रिट्रीव करना है, और जो हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे अभी इंसर्शन का, डिलीशन का, अपडेट का, वो ऑपरेशन जो है वो एसक्यूएल के अंदर कैसे करते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो है वो टॉपिक होगा।